हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो आरबीएससी में भी इस बार एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस आया है, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका एक हम ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित किस प्रकार करते हैं और रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। फिर हम दैनिक जीवन में इनके जो भी प्रभाव हैं जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे विकृत गंधिता और लोहे पे जंग लगना, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर हर टॉपिक को अच्छे से जीरो से एक्सप्लेन किया है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो आपको लिखने लायक लगता है उसको नोट भी कर लीजिएगा। फिर आपके लिए जो केमिस्ट्री की शुरुआत के जो 5 चैप्टर हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। और पहले वैसे तो हम रासायनिक परिवर्तन की चर्चा कर चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हम एक बार फिर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे इस बुक में दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें या तो पदार्थ नया पदार्थ बनेगा अभिक्रिया होने के बाद में, और क्या होगा उसे गुणधर्म भी बदल जाएंगे। पहले वो चीज कुछ और थी, बाद में कुछ और हो जाएगी, और जो उसके अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक सूत्र है, उसमें भी परिवर्तन होगा। तो हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में इसका उल्टा होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसकी जो रासायनिक सूत्र होता है वो नहीं बदलता, कोई नया उत्पाद नहीं बनता। जैसे मैं एक पहले जनरल एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। जैसे कागज का फाड़ना हुआ, तो कागज को फाड़ेंगे तो कागज का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो फाड़ने से पहले भी वही रहेगी, और फाड़ देंगे तो उसकी रासायनिक सूत्र में अंदर की संरचना में किस प्रकार की बनावट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन तो ये कैसा हुआ, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मैं उसी कागज को मैं जला देती हूँ तो जलाने से क्या होगा, वो जल के राख हो गया, काला हो गया। पहले सफेद कागज था वो काला हो गया। तो ये कैसा हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, गुणधर्म भी बदल गए और नया पदार्थ भी बन गया है, उसकी रासायनिक सूत्र में भी परिवर्तन हो गया है। तो अब हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला रखना। यानी जब गर्मियों में हम दूध को बाहर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से दूध हमारा खट्टा हो जाएगा, जम जाएगा, तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, नया पदार्थ बन गया। अब हम उससे वापस वैसा का वैसा दूध जो पहले था वैसा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोहे को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ना। आर्द्र वायुमंडल मतलब कि वायु में नमी की मात्रा प्रेजेंट होती है, तो उससे हम बोलते हैं आर्द्र वायुमंडल। तो लोहे को हम बाहर ऐसे ही खुला छोड़ते हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर जंग लग जाती है, और जंग लगने की चर्चा हम लास्ट में इसमें करेंगे। नेक्स्ट आता है अंगूर का किण्वन यानी फर्मेंटेशन। अंगूर अगर जब बाहर छोड़ देते हैं तो अपन देखते हैं कि उसमें क्या होता है, कुछ खट्टापन आ जाता है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। ज्यादा टाइम तक हम बाहर रखते हैं तो बिल्कुल ही अजीब से हो जाते हैं, उसमें गंध सी भी आने लग जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है। तो वो किस वजह से होता है कि इसमें जो क्या रिएक्शन होती है, इसमें केमिकल रिएक्शन कि अंगूर में जो हमारी शुगर है जिसका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो फर्मेंटेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो शुगर है वो हमारी एथेनॉल में CH3C2H5 एथेनॉल में चेंज हो गई और साथ में CO2 गैस भी बनती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा नया तो उत्पाद बन गया है। पहले हमारा शर्करा था वो बदल के हमारे क्या हो गया है, एल्कोहल में चेंज हो गया। जिससे कौन सा एल्कोहल है, ये एथेनॉल, और पूरे गुणधर्म भी नए हो गए हैं इसके। नेक्स्ट आता है इसमें भोजन पकाना। यानी हम जब भी खाना पकाते हैं तो पकने के बाद उसका बिल्कुल रूप चेंज हो जाता है। पहले भोजन अलग होता है, रोटी जो हमारा आटा है, आटा लगाने के बाद हम रोटी बनाई तो क्या हम उस रोटी से वापस आटा या बना सकते, नहीं बना सकते। तो ये भी हमारा कैसा हुआ, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। पाचन में क्या होता है, जो भी हम खाते हैं
वो सब लास्ट में जाके ग्लूकोज में चेंज होता है। और ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे होगी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, यानी जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, उसका ऑक्सीकरण हुआ और उत्पाद क्या बनेगा, हमारा CO2 बनेगी और H2O बनेगा, कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलेगी जो हम कार्य करने में काम में लेते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे हमारा नया उत्पाद बन रहा है कि हमारा जो ग्लूकोज है, शर्करा है, वो किस में चेंज हो रही है, CO2 में और H2O में। अब हम चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने का मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसमें आप काफी सारे एग्जाम्पल के साथ में उसको अच्छे से समझ सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वहां आप देख लेना। और यहाँ मैंने जो हमारी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हीं को लेकर के यहाँ पे समझाया है, एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं समझाया है। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम बार बार अगर पूरा इतना बड़ा बड़ा हिंदी में लिखेंगे तो हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, असहज महसूस करेंगे, इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। तो अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं कि शब्द समीकरण की जगह हम रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम की जगह हमने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह मैंने O2 लिख दिया, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। तो ये रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखें, इसको भी मैंने एक अलग से वीडियो में समझा रखा है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे हम रासायनिक सूत्रों को लिखें। तो रासायनिक सूत्र अगर लिखने आ गए तो हमारे लिए केमिस्ट्री पढ़नी बहुत ही आसान हो जाती है। और उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से जीरो से लेकर के एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो समीकरण जो होते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये हम पहले 9th क्लास से पढ़ के आए हैं कि द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान हमारा उतना का उतना उत्पाद में होता है। यानी अभिकारक में जितने हम तत्वों के परमाणु लेंगे उतने ही तत्वों के परमाणु हमारे उत्पाद में होंगे। नया प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन परमाणुओं की संख्या हमारी जितनी हमारे रिएक्टेंट में होगी उतनी ही हमारी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी और वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। अगर हमारे समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण, जिसे हम संतुलित करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था मैग्नीशियम वाला, तो मैग्नीशियम में देखो संतुलित नहीं है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, उधर भी उत्पाद में भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो ये संतुलित नहीं है, यानी कंकाली समीकरण है। तो जब भी हम कोई समीकरण लिखेंगे तो हमें उसको संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि संतुलित समीकरण यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक हमारा समीकरण लिखने का एक रूल्स में आता है, जिससे हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम ऑक्सीजन 2 लगाएंगे। तो 2 लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, इसके आगे हम जो भी संख्या लगाएंगे वो लगा सकते हैं। तो मैंने आगे यहाँ पे 2 लगाया, 2 लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन तो मेरे 2 बढ़ गए, लेकिन मैग्नीशियम मेरा भी 2 हो गया, तो मुझे इधर भी मैग्नीशियम 2 करने पड़ेंगे, तो मैं मैग्नीशियम यहाँ पे भी 2 कर दूंगी। तो अब मेरी समीकरण क्या हो गई, संतुलित समीकरण हो गई। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि जिंक की अभिक्रिया हमने H2SO4 से करवाई, तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। लेकिन इसमें हम देखें तो जिंक इधर 1 है और हमारे प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट SO4 इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो ये हमारी अभिक्रिया जो है संतुलित है, इसको हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि हमें अभिक्रिया लिखने के लिए पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। ऐसे में मालूम नहीं चलता कि जैसे मान लो हम कोई भी नमक ले रहे हैं, तो नमक हमने पूरा पाउडर लिया है, सॉलिड स्टेट में लिया है कि उसको पानी में घोल के लिया है।
तो ये सारी बातें हम अगर भौतिक अवस्था लिखी हुई होगी तो हमें मालूम चल जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई भी हमारे अभिकर्मक है, वो अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने पदार्थ लिए हैं उनके कोष्टक में एस लिख देंगे छोटा सा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा सॉलिड था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एस लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो ये हमारे क्या बन गया, जी। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, सॉलिड, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एस। अगर कोई द्रव होगा तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे, लिक्विड, लिक्विड यानी एल। जलीय विलयन, अगर जलीय विलयन बना है तो क्या उसके लिए क्या लिखेंगे, एक्यू। एक्यू मतलब कि जो भी हमारा जलीय विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके लिए कोष्टक में क्या होगा, एक्यू। और हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर H2O लिखा हुआ है तो H2O का नाम सुनते दिमाग में हमारा लिक्विड पानी आता है। लेकिन अगर कहीं पे H2O के साथ में कोष्टक में जी लिखा हुआ है, यानी क्या है, हमारी भाप है, वहां पे हमने क्या लिया है, पानी की भाप ली है। नेक्स्ट हम समीकरण को संतुलित करने के लिए एग्जांपल लेंगे कि आयरन की अभिक्रिया जब जल से होती है तो क्या बनता है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम इस अभिक्रिया को देखें तो इस तत्वों की परमाणुओं की संख्या, अगर कौन कौन से तत्व हैं, जो तत्व हमारे क्रियाकारक में होंगे वही तत्व हमारे क्रियाफल में होंगे। तो क्रियाकारक में कौन कौन से तत्व है, एक तो आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। आयरन कितना है, क्रियाकारक में 1 है और क्रियाफल में कितना है, 3 है। हाइड्रोजन क्रियाकारक में 2 है और क्रियाफल में भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 1 है और क्रियाफल में कितना है हमारा, 4 है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हमारा संतुलित है और आयरन और ऑक्सीजन दोनों हमारे संतुलित नहीं है। तो हम इनकी संख्या भी बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम संख्या लगाएंगे वो हम तत्वों के जो भी हमारे रासायनिक सूत्र हैं उनके पीछे नहीं लगाएंगे, उनके आगे लगाएंगे। तो इसके लिए हम कोई गलती नहीं करें तो क्या करते हैं, इनको हम कोष्टक में बंद कर लेते हैं कि इसके हमें आगे ही कुछ लगाना है, पीछे हम इनके कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयरन की चर्चा करते हैं। तो आयरन हमारे क्रियाफल में 3 है और क्रियाकारक में 1 है। तो जिस साइड संख्या हमारी कम है उसी तरफ हम बढ़ाएंगे, ज्यादा वाली कम नहीं करेंगे, कम वाली को हम ज्यादा करेंगे। तो हम यहाँ पे आयरन 1 है तो इधर आयरन क्या करेंगे, इसके आगे हम 3 लगा देंगे। तो हमारे Fe भी क्या हो गए, 3 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी हमारा इस साइड कम है। ठीक है, तो 4 करने हैं तो 4 हम किधर करेंगे, इधर हमने 4 लगा दिए क्योंकि हमें आगे ही लगाना है, पीछे हम लगा नहीं सकते। तो जैसे ही हमने 4 करे तो हमारे ऑक्सीजन भी 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन 4 होते ही क्या चेंज आया, हाइड्रोजन की संख्या बदल गई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, अब 4 दूनी 8। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं कि हम 4 और 2 जोड़ लेते हैं यानी 6, पर हमें जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है कि आगे हमारे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारे H2O 4 बार है। ठीक है, 4 बार H2O है तो हमने इसको ऐसे लिखा, 4 बार H2O लिखा तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। 8 तो हमारे हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हमारे ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस 4H2O का मतलब है कि 4 बार H2O लिखना है। तो हम सेम ही संख्या बार बार लिखते हैं तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है इसको हम 4 से गुणा कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ गड़बड़ हो गई, प्रोडक्ट में 2 ही है। हाइड्रोजन हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस हाइड्रोजन के आगे मैं 4 लगा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे भी मेरे 8 हो जाएंगे। अब हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, ये संतुलित हो गई। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कभी इधर कुछ लगाया कभी उधर लगाया, बार बार कुछ ऐसा करना पड़ा। तो इसलिए हम अभिक्रिया संतुलित करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं उस विधि का नाम क्या है, हिट एंड
ट्रायल विधि, यानी बार बार हमें चेक करके देखना है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम? अनुमान विधि। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जितने हमने परमाणु अभिक्रिया के पहले क्रियाकारक में लिए थे उतने ही हमने उत्पाद में लिए हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? संतुलित अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट आता है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए हमें ताप यानी टेम्परेचर, दाब, प्रेशर और उत्प्रेरक, कैटालिस्ट आदि को अगर हम लिख रहे हैं तो उनको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। और ताप और दाब की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपकी दही जमने का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दही में अगर दूध में जावन डाल करके अगर हमने उस दूध को फ्रिज में रख दिया तो दही नहीं जमेगा, और वही दूध मैंने बहुत उबलता हुआ दूध लिया और उससे मैंने जावन डाला तो भी हमारा दही अच्छे से नहीं जमेगा। तो ये दही को अगर जमाना है तो हमें पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर ही चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। तो अगर इससे कम हुआ, ज्यादा हुआ तो भी हमारी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ऐसे ही कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर जरूरी होता है, तो वो अगर हमें चाहिए होता है तो वो भी हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, उसकी अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन से करवाई। हाइड्रोजन भी क्या है? एक गैस है। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम क्या है? जो हमारा प्रेशर है उसकी इकाई क्या होती है? वायुमंडलीय होती है, और वायुमंडलीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक इतना पूरा न लिख करके हम इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? एटीएम। तो इसके लिए 340 एटीएम प्रेशर चाहिए, जिससे क्या बनेगा? हमारा CH3OH। ये किसका फॉर्मूला है? हमारे मेथेनॉल का। अब मेथेनॉल क्या है? लिक्विड है, इसलिए हमने कोष्टक में क्या लगाया है? L लगाया है। अब देखेंगे कि यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लिखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या तत्व हमने काम में लिए हैं। तो जो तत्व हमारे अभिकारक में होंगे वही हमारे क्रियाफल में होंगे। कार्बन कितना है यहाँ पे? 1। प्रोडक्ट में कितना है कार्बन? 1। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, उधर भी 1 है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहां कितना है? 4 है। इधर 2 है, इधर 4 है। तो सिर्फ हमारा हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम जो भी लगाएंगे वो नंबर हम उनके आगे लगाएंगे। तो आगे लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको कोष्टक में बंद कर देते हैं कि हम जो भी नंबर लगाएंगे इनके आगे लगाएंगे, पीछे कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैं इसके आगे 2 लगा दूंगी, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब मेरी अभिक्रिया ये संतुलित हो गई। नेक्स्ट हमारी जो अभिक्रिया आती है क्या है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए, जल लिक्विड है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए इनको हम तीर के निशान के ऊपर नीचे लगाते हैं। जिससे क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12, ऑक्सीजन और जल हमारा निकलेगा। यहाँ पे इस अभिक्रिया को भी संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इधर ये हमारे ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो अब देखो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। तो जिस तरीके से हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व किया है, इसी प्रकार हम प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया को भी संतुलित करेंगे। तो आप इसको करके देखना, इसी प्रकार आपकी। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस चैप्टर में हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं और दैनिक जीवन में हम इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। धन्यवाद।